नमस्कार। आज के इस लीगल क्लास सक्सेस की विधि व्याख्यान श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, आभार, आदाब, सत श्री अकाल। चेक बाउंस के केसेस में अंतरिम क्षतिपूर्ति, इस विषय पर आज हम चर्चा लेके आए हैं और आप सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये बात अभी संशोधित करके एनआई एक्ट में जोड़ी गई हैं दो धाराएं। एक धारा है 143 कैपिटल ए और दूसरी धारा है 148 एनआई एक्ट में। तो इन दो धाराओं का अपना अलग अलग उद्देश्य भी है। पहली धारा विचारण न्यायालय के लिए है 143 कैपिटल ए, इट इज़ फॉर ट्रायल कोर्ट, एंड 148 इट इज़ फॉर अपील कोर्ट। तो दोनों ही के दशाओं में अंतरिम क्षतिपूर्ति की व्यवस्था दी गई है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि विचारण न्यायालय जो अंतरिम क्षतिपूर्ति देता है वो चेक धन राशि के 20% तक, अधिक से अधिक, अधिकतम 20% से अधिक विचारण न्यायालय नहीं दे सकता है। और अपीली न्यायालय में जो विचारण न्यायालय के द्वारा अवार्ड किया हुआ धन है या टोटल कंपनसेशन जो अवार्ड किया जाता है फाइन में, उस टोटलिटी के न्यूनतम 20% तक का अंतरिम क्षतिपूर्ति दौरान अपील देने का प्रावधान है। अंतर समझ लीजिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो है अपील ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील मिनिमम 20%, और ये है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल मैक्सिमम 20%। उदाहरण के लिए 1 लाख की अगर चेक है तो विचारण न्यायालय उसमें 20% यानी 20,000 रुपया दे पाएगा, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। अब मान लीजिए वो जीत गया मुकदमा और 1 लाख की जगह उसका डबल फाइन हो गया, यानी 2 लाख रुपये ट्रायल कोर्ट में हो गया। उसकी अपील अगर गई वहाँ अपील कोर्ट में, तो अपील कोर्ट उस 2 लाख रुपए के 20% मिनिमम, यानी दिलाने के लिए वो 100% तक दिला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20% उनको देने का अधिकार होगा, यानी 40,000 रुपये तक वो मिनिमम दिलाएंगे या आदेश पारित करेंगे। अब इन दोनों आदेशों की व्यवहारिक परेशानियों की चर्चा जरूर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस दोनों परिस्थिति में कब दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, नहीं देगा तो क्या होगा, इन सब बातों को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक साइटेशन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर इसमें आ सके तो इसको ऐसे देख लें, और नहीं तो मैं मुंह से बोले दे रहा हूँ। ये रिपोर्टेबल है 2024 INSC 2005 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल अपील नंबर 741 ऑफ 2024, राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। इस साइटेशन में ये बताया गया है कि किस प्रकार से आप देंगे और कितना देंगे और कैसे वसूलेंगे, ये सब इसमें प्रक्रिया बताई गई है। इसके अलावा अभी तक कोई साइटेशन मेरे सामने तो नहीं आया, या मेरे संज्ञान में भी नहीं आया। ये पहला साइटेशन आया इस बारे में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिस्कस की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने मे शब्द को इंटरप्रिटेशन किया पहले, यानी जो ये दोनों प्रोविजन हैं 143A और 148, इन दोनों में मे है, शैल नहीं है। तो इसको जब इंटरप्रिटेशन किया तो उन्होंने कहा ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी प्रोविजंस जो हैं वही इसमें माने जाएंगे, यानी दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। अगर शैल होता तो दिया ही जाएगा, लेकिन शैल शब्द नहीं प्रयोग किया गया। दोनों ही धाराओं में मे शब्द है, ट्रायल कोर्ट में एंड अपील कोर्ट में। तो ऐसा इसमें प्राविधान है। अब इस पर एक चीज़ और लागू हो गई, और वो लागू हो गई कि ये प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे भी हैं जो बहुत दिनों से लंबित हैं, और अभी उनमें कतिपय कारण में कोई स्टे हो गया तो स्टे वेकेट होके आया, का और तमाम कारण हैं। कोई मर गए तो उसमें दूसरे लोग आए, कोई ऐसा है कि भाग गया, अब्सकांड किया, 299 प्रोसीड हो गया, फिर वो पकड़ा गया तब आए। तो वो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पुराने लंबित हैं। तो ये जो लागू हुए हैं नए अमेंडमेंट, वो लागू हुए हैं 1/9/2018 से, 1 सितंबर 2018। उसके पहले के केसेस में ये लागू नहीं है। इस बात को भी 2 बार डिसाइड किया गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो इसके लिए पहले आया मानू यूपी
1279/2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और उन्होंने विवेक कुमार नेगी वर्सेस यूपी स्टेट में, और दूसरा था मनु SC 0793/2019 सुरेंद्र सिंह देवल बनाम वीरेंद्र गांधी। इसमें उन्होंने कहा था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इसका कंट्रेरी व्यू आ गया। कंट्रेरी व्यू क्या आया, और उसमें कहा गया एक वो जो क्रिमिनल अपील नंबर 1160/19 थी, GJ राजा बनाम तेज राज खुराना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है, ये प्रोविजन जो है प्रॉस्पेक्टिव है। उसका कारण ये कहा गया लॉजिकली कि जो भी क्रिमिनल लॉ होता है वो उसी समय से लागू होता है जिस समय उसको डिसेंट मिल जाती है राष्ट्रपति की। तो इसमें जब तक उसी एक्ट में न लिख दिया गया हो कि इसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव पे है, यानी भूतलक्षी प्रभाव है, तब तक वो भूतलक्षी नहीं माना जाएगा, वो प्रॉस्पेक्टिव माना जाएगा। और इस अमेंडमेंट में जो आया उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो ये प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लागू हुआ। ये जो हमारे पास है, ये देखिए भारत का राजपत्र, और इसमें एक तारीख लिखी हुई है 1/9/18 से प्रभावी है ये। और इसका नंबर था द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018, एक्ट नंबर 20/2018। तो इसका जो डिसीजन मिला 1/9/18 से लागू हो गया ये। तो 1/9/18 के पहले वाले केसेस में यही कहा जाएगा, तेजराज खुराना वाले साइटेशन के आधार पर, एक बार और हम उसे पढ़ देते हैं तेजराज खुराना का, उसके आधार पर इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, ये जो है प्रॉस्पेक्टिव प्रभाव है। कंट्रेरी व्यू GJ राजा बनाम तेजराज खुराना, सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट है क्रिमिनल अपील नंबर 1169 वर्ष 2019। इसका निर्णय का दिनांक है 30/7/19, 30 जुलाई 2019 को इस बात का फाइनल डिसीजन कर दिया गया कि इस एक्ट का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है, यानी 2018 के पहले के जो मुकदमे हैं उनमें ये लागू नहीं है। सीधा सीधा सा बात यह है। और वो 2018 की तारीख भी बता दिया, 1/9/2018, तो ये उसमें लागू नहीं। अब आते हैं एक एक सेक्शन में। 143 कैपिटल A, ठीक 143 के बाद क्यों लागू किया गया? क्योंकि 143 में कहा गया था संक्षिप्त विचारण, यानी 6 महीने में इस केस का डिसीजन हो जाना चाहिए। और 6 महीने तो बहुत बात है, 6 वर्ष क्या और 16 वर्षों तक नहीं डिसाइड हो रहा है। इतना कंटेस्ट हो रहा है इन केसेस में कि सेशन ट्रायल में भी न होगा इतना कंटेस्ट। सेशन ट्रायल भी अगर सही ढंग से चल गया तो 2.5-3 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन चेक बाउंस के केस को लीजिए 16-16 साल से पेंडिंग है। अब उनके कई कारण हैं, कभी कोई स्टे में पड़ा रहा, कभी कोई 482 में पड़ा रहा, कभी कोई मर गया, कोई जी गया, क्या इस तरीके से तमाम समस्याएं आई। वारिशान आ गए, वो लड़ने लगे, कभी फर्म डिसॉल्व हो गई, वो आ गए तो उसकी जगह नए आ गए। इस तमाम चीज़ें ऐसी आती रही जो इन केसेस को पेंडेंसी में डाले हुए हैं। लेकिन ये स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ कि 1/9/18 या उससे पहले के जो मुकदमे हैं दर्ज होने की तारीख, उनमें ये नियम लागू नहीं है। ये 1/9/18 से जो मुकदमे हैं नए, उनमें ही लागू है। तो 143 जो संक्षिप्त विचारण थी उसके बाद ही 143 कैपिटल A अमेंड कर दी गई। 143 में कहा गया था कि 6 माह में डिसाइड हो जाना चाहिए। अब वो 6 माह में नहीं हो पा रहे, तो अब क्या किया जाए? तो उसके लिए ये कहा गया कि विलंबित करे, अगर कोई लगे कि विलंबित कर रहा है तो भाई उसको इंटरिम क्षतिपूर्ति दिला दो। लेकिन इसका जो पासा है वो उल्टा पड़ गया, ये और विलंब कराने लगा। 143 कैपिटल A में वहाँ ये कहा गया कि जो विचारण न्यायालय अंतरिम क्षतिपूर्ति 20% तक देगा, वो 60 दिन के अंदर अदा कराने का आदेश कर सकता है, अदा करने का आदेश कर सकता है। और अधिक अगर समय ले अभियुक्त तो 90 दिन का, यानी 30 दिन और बढ़ा सकता है। तो टोटलिटी में 90 दिन तक वो बढ़ाने का समय विचारण न्यायालय से ही ले लेता है अभियुक्त। और इसी प्रकार अपील न्यायालय में है, पहले उसको 60 दिन तक का समय दिया जाएगा, इसके बाद 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि वहाँ भी 90 दिन का। तो अब सवाल तो ट्रायल कोर्ट से चलिए। ट्रायल कोर्ट में यह हुआ कि पहले तो वो इंटरिम क्षतिपूर्ति के लिए लड़े परिवादी, मिले तो ना मिले तो, अगर मिल गई तो अभियुक्त महोदय के तो अपने अलग ही ख्याल है, उन्होंने तुरंत नकल लिया और नकल की रिवीजन कर दिया। अब रिवीजन चला 3 साल और फिर वो लौट के आई। नहीं रिवीजन किया तो पता लगा हाई कोर्ट चले गए, 482 में चले गए, वो भी वर्षों लपट गया। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है। इसी प्रकार अपील में है, अपील में भी अगर कोई बड़ा हैवी अमाउंट है, 1 करोड़ या और ज़्यादा का कोई अमाउंट है, तो उसमें अगर उन्होंने 20% का ऑर्डर कर दिया तो 20 लाख रुपया कहाँ जमा करे? अभियुक्त चला जाता है हाई कोर्ट 482 में, अब वहाँ लटका देता है मामले को।
तो ये एक व्यवहारिक कठिनाई इन दोनों प्रोविजन से आई है, जिसने इन मुकदमों को और विलंबित करने में सहयोग दे दिया है। इनसे कोई बहुत लाभ नहीं मिला, ना तो अभियुक्त को मिला और ना ही परिवादी को मिला। अभियुक्त भी उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि मोस्टली उसके सारे एप्लीकेशन खारिज ही होते हैं, चाहे वो रिवीजन में जाए चाहे वहाँ माननीय उच्च न्यायालय में जाए। तो ये एक समस्या है, इसके प्रक्रिया में विलंब उत्पन्न हो गया है। होना क्या चाहिए था कि इसकी ना तो रिवीजन होगी ना इसकी अपील होगी, ये आर्डर आपको अनुपालन करना ही पड़ेगा और अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर अनुपालन करना है। जब 143 कहता है कि 6 महीने में डिसाइड कर दीजिए, तो फिर इसका 90 दिन का समय उसको कहाँ देने के क्या औचित्य था। अब ये लॉ मेकर्स जाने भाई, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी कोई साइटेशन या कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और वो प्राप्त होने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि ये विलंबित कर रहे हैं केसेस को। और अच्छा, अब अगर यहाँ मान लीजिए ट्रायल कोर्ट खारिज कर देती है तो वो अपील को सेशन कोर्ट में जाता है, रिवीजन कर देता है। अब रिवीजन से डिसाइड हुआ, उन्होंने लिखा तो हम 3 पन्ना रिवीजन, और इसके बाद ट्रायल कोर्ट को कहा कि इस रिवीजन में दिए गए निर्देशों के आधार पर इसको फिर सुनिए और इसको विधि अनुसार निस्तारित कर दीजिए। अब वहाँ आया तो वहाँ से फिर सुनवाई शुरू हुई। अब उसमें वो ऑब्जेक्शंस मांगे जा रहे हैं, ये दिया जा रहा है, वो एफिडेविट, ये एफिडेविट, ये कागज, वो पत्तर, एक इंटरिम ट्रायल शुरू हो जाता है। यानी इंटरिम कंपनसेशन तो बात किनारे रह गई, जो ओरिजिनल केस है वो किनारे रह गया, और इंटरिम कंपनसेशन में एक इंटरिम ट्रायल शुरू हो जाता है। यही हाल अपील का है, जो ओरिजिनल अपील है वो तो किनारे रह गई, और जो अपील के दौरान इंटरिम कंपनसेशन है वो पहले शुरू हो जाता है, और उसमें झगड़े शुरू हो जाते हैं तमाम, ये मुकदमा, वो एप्लीकेशन और वो एफिडेविट, कहीं कोई अंकुश ही नहीं है। इतने सारे मुकदमे की पेंडेंसी में इतने सारी गाइडलाइंस आ रही हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमल व्यवहारिक दृष्टि से नहीं हो पा रहा है। टेक्निकलिटीज़ और बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए इनकी पेंडेंसी भी बढ़ी हुई है। अब सवाल इस बात का, दूसरा सवाल ये है कि कब दोगे भैया, ये कब नहीं दोगे। तो मैंने बताया कि में शब्द है, इसलिए ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। ना ट्रायल कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, ना अपील कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, उनके अपने डिस्क्रिशंस पर हैं। एक सिद्धांत ये जरूर है कि डिस्क्रिशंस शुड बी एक्सरसाइज जुडिशियसली। अब जुडिशियसली के लिए प्राइमा फेसाई केस का गठन होना चाहिए ट्रायल कोर्ट के सामने कि नहीं, ये जो है वादी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए इसको दे दो भैया। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रथम दृष्टया का आकलन कहाँ से होगा। 139, 118, 146 के प्रिजम्पशन इसमें कोई बहुत महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि इसके लिए यूज किए जाएं। 139 के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, जैसा इस साइटेशन में था, राकेश रंजन श्रीवास्तव वाले साइटेशन में यही था कि 139 जो है इंटरिम क्षतिपूर्ति के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका प्राइमा फेसाई केस देखा जाएगा। जैसे हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है, अपना अकाउंट स्वीकार कर लेता है, अपनी हैंड राइटिंग स्वीकार कर लेता है, और ये कहता है कि इसमें जो है दुरुपयोग किया गया है। अब सवाल ये है कि दुरुपयोग किस बात का। जब तुम्हारी हैंड राइटिंग हो गई, तुम्हारे अकाउंट हो गया, तुम्हारे द्वारा भरा गया है, तो किस बात का दुरुपयोग। लेकिन नहीं, वो दुरुपयोग के चक्कर में अब वो आपस में लड़ाई होने लगती है और अधिकारी की स्थिति भी बहुत ही ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्शंस का लगातार प्रभाव है। इतना ज़्यादा वो डाटास देने पड़ रहे हैं कि हर हफ्ते उसमें कितना केस पुराना डिसाइड हुआ, कितना स्टे वाला पेंडिंग है, और स्टे वाले कितने डिसाइड हुए, एक्शन प्लान में जो लिया गया था वो कितना डिसाइड हुआ। ये सारी परेशानियां इन दोनों प्रोविजंस ने पैदा कर दिया है। तो होने तो यही लगा है कि मुख्यतः मेन रूप से जितना भी विचारण न्यायालय है वो 143 कैपिटल ए को अलाउ नहीं करते, बल्कि खारिजे कर देते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट तो उसको अभियुक्त को फिर मिल गया, अभियुक्त तो उसके रिवीजन में चला गया। अच्छा, वो कहता भी है कि तुम्हारे ही पैसे से हम मुकदमा लड़ लेंगे, तो तुम खारिज करते रहो, हम रिवीजन करते रहेंगे, और रिवीजन कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट जाते रहेंगे। तो ये एक स्थिति इसमें आड़े आ गई है। अब इस चीज़ को प्राइमा फेसाई केस देख करके दिया जाएगा। प्राइमा फेसाई केस के लिए उसको जुडिशियसली एक्सरसाइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसका अंतिम निर्णय सफलता की ओर है कि नहीं। तो ये तो वही हो गया सीपीसी में जैसे ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 होता है इंजंक्शंस के लिए, टेम्परेरी इंजंक्शंस के लिए प्राइमा फेसाई वहाँ भी देखा जाता है। वहाँ का प्राइमा फेसाई राइट एंड टाइटल के बेस्ड होता है, यहाँ का प्राइमा फेसाई किसको बेस करे, न्यायालय के सम्मुख ये वादी के लिए भी मुसीबत होती है और अभियुक्त के लिए भी मुसीबत होती है।
तो इस प्रकार से इसका देने का जो डिस्कशन है वो न्यायालय के डिस्कशन न्यायालय पर निर्भर करता है, अपील कोर्ट पर निर्भर करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ट्रायल कोर्ट का जो इंटरिम इंजंक्शन इंटरिम कंपनसेशन होता है वो ट्रायल कोर्ट में वादी को दिला दिया जाता है, लेकिन अपील कोर्ट जो इंटरिम कंपनसेशन अलॉट करती है वो तब तक नहीं दिलाया जाएगा वादी को जब तक अपील कोर्ट ऑर्डर ना कर दे। अब अपील कोर्ट में भी एक दुविधा है, वो ये होता है जाइए ट्रायल कोर्ट से लीजिए जाके। ट्रायल कोर्ट के आगे ये दुविधा है कि इसमें जो प्रोविज़न है कि साहब अब जब तक वो कहेंगे नहीं अपील में रिलीज़ करने के लिए तब तक वो जो इंटरिम कंपनसेशन है ट्रायल कोर्ट रिलीज़ नहीं कर सकती। दूसरी एक और टेक्निकलिटी जाती है कि मान लीजिए जो इंटरिम उन्होंने कंपनसेशन का ऑर्डर किया वो इंटरिम कंपनसेशन उसने अपील कोर्ट में ही जमा कर दिया, यानी टेंडर से जमा कर दिया। अब उस टेंडर से जमाशुदा को ट्रायल कोर्ट नहीं रिलीज कर सकती। टेंडर का लॉ ये है जरसमन वापसी का फाइनेंशियल हैंडबुक के अनुसार कि जहाँ जिस अकाउंट में जमा होगा वहाँ उसी न्यायालय द्वारा रिलीज किया जाएगा। अब वो ट्रायल कोर्ट अपील कोर्ट, ट्रायल कोर्ट अपील कोर्ट, ट्रायल कोर्ट अपील कोर्ट में संटिंग होती रहती है उसकी। अपील कोर्ट कहती है कि भाई अभी तो ट्रायल कोर्ट जाने, आप जानिए, आप जाइए वहाँ लीजिए। ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ रसीद ही नहीं कटी, हमारे यहाँ चालान ही नहीं गया, हम क्यों दें, हम कैसे दे दें, कहाँ से दे दें, आप जाइए अपील कोर्ट से ऑर्डर करा के लाइए। तो उसमें भी बहुत लिंगर होता है केस, ये देर लगती है उसमें। तो अपील कोर्ट में जो पैसा होगा वो तभी रिलीज होगा जब अपील कोर्ट का ऑर्डर होगा रिलीज करने का, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ऐसे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ट्रायल कोर्ट जैसे ही ऑर्डर करती है वैसे ही वो दे हो जाता है। अब दोनों ही स्थितियाँ आती हैं, मान लीजिए वो नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी इसी रूलिंग में कहा गया कि धारा 421 की तरफ फाइन जैसे वसूला जाता है वैसे वसूलेगा ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट के आगे अभियुक्त परिवादी चला 421 दायर करने, अब वो 421 पे सुनवाई होती रहती है, ऑब्जेक्शन और नो ऑब्जेक्शन, काउंटर, एफिडेविट ऑफ ज्वाइंडर और फलाना। और यही बात समस्या अपील कोर्ट में भी होती है। अपील कोर्ट में भी वो होता है कि साहब ये रिलीज़ करने के लिए हम आपके पास दें कि नीचे दें, नीचे और अपील, ट्रायल और अपील में दौड़ते दौड़ते परेशानी हो जाती है। लेकिन इसका जरसमन वापसी नियमानुसार होगा, 421 से ही वो भी वसूल कर सकते हैं अपील कोर्ट वाले भी, और 421 से ही ये भी वसूल कर सकते हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर वो नहीं वसूल होता है, अभियुक्त पता लगा दे ही नहीं रहा, कह रहा है मेरे पास है ही नहीं, मुझको जेल भेज दीजिए, अब वो जेल जाने को तैयार है, 10-20 हज़ार रुपये के चक्कर में जेल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं देगा, कहता है हमारा देंगे ही नहीं है तो हम क्यों दें। तो क्या करोगे, तब क्या स्थिति होगी, ये व्यवहारिक कठिनाइयाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं देता, 421 में भी नहीं देता, तब क्या करोगे। अच्छा मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने जेल भेज दिया, तो जेल में तो और गवर्नमेंट का खा रहा है पड़े पड़े, वो तो है ही निठल्लू, वो ना वहाँ पैसा दे रहा है और गवर्नमेंट का खा रहा है। और अच्छा फिर कितने दिन, 421 में अधिकतम 30 दिन से ज़्यादा आप उसे बंद भी नहीं कर सकते एक बार में। एक डिफ़ॉल्ट अगर करता है तो 30 डेज़, अगर दूसरा डिफ़ॉल्ट फिर कभी पकड़ गया तो फिर 30 डेज़, तो 30 दिन के लिए वो जेल जाता रहेगा, खाता रहेगा, आप पैसा फिर भी नहीं देगा। तो यहाँ भी एक व्यवहारिक कठिनाई है। इन्हीं प्रोविजंस पर ये चीज़ें अमेंड होने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि अगर वो नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या एक्स पार्टी चलाया जा सकता है। कई मामले ऐसे 125 सीआरपीसी में जैसे होता है कि एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाते हैं और एक्स पार्टी जजमेंट कर देते हैं। यहाँ एनआई एक्ट में या सीआरपीसी में 138 एनआई एक्ट के लिए एक्स पार्टी डिसीजन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, डिस्क्रिशनरी हैं। अब उसकी एविडेंस क्लोज कर दीजिए और डिसाइड कर दीजिए, ये आपकी बात है, फिर वो अपील में लड़ेगा जाके। तो ये सब व्यवहारिक परेशानियों की वजह से ये जो दो प्रोविजन आए 143 कैपिटल ए और 148 एनआई एक्ट, इन दोनों ही प्रोविजनों की जो प्रासंगिकता है वो बहुत सफल नहीं हुई, बल्कि केसेस को और विलंब कर दिया गया। इस पर सुधार की ज़रूरत है, फिर से कोई और नए अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आज के इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।